हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे आईडीएम। आईडीएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इसे हम हिंदी में एकीकृत रोग प्रबंधन के नाम से जानते हैं। और जो आपका आईडीएम होता है, यह जो है आपकी पैथोलॉजी के अंतर्गत आने वाली शाखा होती है। तो इसके अंदर आज हम बात करेंगे फंजीसाइड के बारे में। जो आपका पोर्शन हम आज बात करेंगे जिस पर, वह है आपका फंजीसाइड। देखिए समझिए फंजीसाइड क्या होता है। समझिए कि फंजीसाइड क्या होता है। पहले तो फंजीसाइड के बारे में ही जान लीजिए कि फंजीसाइड होता क्या है। मींस ऐसे केमिकल जो फंगस को मार देते हो, ऐसे केमिकल जो फंगस को मार दें या कंट्रोल करें, फंजीसाइड कहलाते हैं। फंजीसाइड साइड इज अ लैटिन वर्ड। यह आपका लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। फंजीसाइड इज अ लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फंगस प्लस साइडर। फंगस प्लस साइडर। फंगस का मतलब होता है फंगस और साइडर का मतलब होता है टू किल। मींस फंगस को मारना ही आपका फंजीसाइड। फंगस को मारने वाले केमिकल्स फंजीसाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी फंजीसाइड के बारे में, लगभग आप जानते होंगे। अब देखिए बात करते हैं इसके बारे में कि इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। फंजीसाइड के प्रकार, टाइप ऑफ फंजीसाइड। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंजीसाइड के बारे में। टाइप्स ऑफ फंजीसाइड, टाइप्स ऑफ फंजीसाइड। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पर आता है आपका ऐसे फंजीसाइड जिनमें सल्फर की मात्रा होती है, यानी कि सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। उनमें देखिए नंबर 1 पर आता है आपका जो आपका होता है, यानी कि जो सल्फर कंपाउंड वाले होते हैं उनमें जो है आपका पहला आता है एलिमेंटल सल्फर। एलिमेंटल सल्फर, एलिमेंटल सल्फर। ठीक है, और दूसरा होता है आपका लाइम सल्फर, लाइम सल्फर। ठीक है, तो एक होता है आपका एलिमेंटल सल्फर और दूसरा होता है लाइम सल्फर। इनको याद रखना, हो सकता है पूछ ले कि निम्न में से कौन सा सल्फर कंपाउंड फंजीसाइड है, तो वह आपके दो होते हैं, एलिमेंटल सल्फर और लाइम सल्फर। ठीक है, अब देखिए मेन बात आती है, बात करेंगे कॉपर कंपाउंड वालों की। कॉपर कंपाउंड यानी कि ऐसे फंजीसाइड जो कि कॉपर से, जिनमें जो है कॉपर का कंटेंट पाया जाता है, जो कि कॉपर से बनाए जाते हैं, ऐसे फंजीसाइड। तो देखिए सबसे पहले आप पहला जानिए, इसमें आता है बोर्डॉक्स मिक्सचर। बोर्डॉक्स मिक्सचर। ठीक है, बहुत नाम सुना होगा आपने बोर्डॉक्स मिक्सचर के बारे में, बहुत ज्यादा नाम सुना होगा बोर्डॉक्स मिक्सचर के बारे में। देखिए आइए आज हम जानते हैं कि बोर्डॉक्स मिक्सचर होता क्या है। इसके बारे में आज हम पूरी कहानी बताते हैं आपको। देखिए क्या था बोर्डॉक्स मिक्सचर। जो है यह आपका एक फंजीसाइड के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है और केमिकल होता है। और बोर्डॉक्स मिक्सचर को एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था मिलार्डेट, जिनका नाम था मिलार्डेट। और रियली बात तो यह है कि जो आपका बोर्डॉक्स है, यह एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी है। एक फ्रांस में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बोर्डॉक्स। तो उसी बोर्डॉक्स यूनिवर्सिटी में जो आपके प्रोफेसर मिलार्डेट थे, वह कार्यरत थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे। जो आपके प्रोफेसर मिलार्डेट थे एज ए बॉटनी, ये बॉटनी प्रोफेसर, बॉटनी प्रोफेसर, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो वह जो है आपके बॉटनी के प्रोफेसर थे। कौन से? प्रोफेसर मिलार्डेट, जो कि बोर्डॉक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ की? फ्रांस की। तो वह फ्रांस की यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। तब उन्होंने बोर्डॉक्स मिक्सचर को डिस्कवर्ड किया था। तब उन्होंने बोर्डॉक्स मिक्सचर को डिस्कवर्ड किया था। और बोर्डॉक्स मिक्सचर को डिस्कवर्ड किया था किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? तो एक ग्रेप में एक रोग लगता है, डाउनी मिल्ड्यू। क्या? डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू नामक एक रोग लगता है किसमें? ग्रेप्स में। तो जो ग्रेप्स में रोग लगता है डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग, उसके अगेंस्ट ही प्रोफेसर मिलार्डेट, जो कि बॉटनी के प्रोफेसर थे, उन्होंने, और जो बोर्डॉक्स यूनिवर्सिटी, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, उन्होंने ही बोर्डॉक्स मिक्सचर को पहली बार डिस्कवर्ड किया था। मतलब एक तरीके से आप इसको कहानी की तरीके से याद कर लीजिए, स्टोरी की तरीके से, तो शायद है कि चीजें आसानी से लंबे समय तक याद रह सकती हैं। बोर्डॉक्स क्या है? बोर्डॉक्स एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ की है? फ्रांस की है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी
जहां पर उस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे बॉटनी के, जिनका नाम था प्रोफेसर मिलार्डेट। तो उनका जो प्रोफेसर मिलार्डेट थे, उन्होंने पहली बार बोर्डॉक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया था किसके अगेंस्ट? ग्रेप में एक रोग होता है, अंगूर में एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू। तो उसी के अगेंस्ट बोर्डॉक्स मिक्सचर को बनाया गया था। अब देखिए, बोर्डॉक्स मिक्सचर का कंटेंट पूछा जाता है, बोर्डॉक्स मिक्सचर का कंटेंट पूछा जाता है कि बोर्डॉक्स मिक्सचर में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, इसमें आपका कॉपर सल्फेट होता है, प्लस लाइम मीन्स चूना होता है, और उसके बाद वाटर होता है। देखिए, पहली बार जब इसे बनाया गया तो इसका जो सॉल्यूशन बना, मीन्स इसका जो कंटेंट बना हुआ थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था, क्योंकि इसके रेशियो को हमने थोड़ा बढ़ा करके दे दिया था, बढ़ा दिया था लगभग 10:100 के अनुपात में। जब हमने इसको बना करके दिया तो उन्होंने, प्रोफेसर मिलार्डेट ने बनाया, तो वह जो है ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, ज्यादा घातक हो गया। फिर इसे अब जब हम इसे प्रयोग करते हैं या अब हम इसे बनाते हैं तो उसका कभी कभी रेशियो पूछ लिया जाता है कि किस रेशियो में इन सभी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। तो वह जो है 5:50 के अनुपात में इसे बनाया जाता है। यानी कि 5% मात्रा यदि कॉपर सल्फेट की होगी तो 5% मात्रा आपकी लाइम की होगी, और 50 लीटर वाटर आपका जो है 50 लीटर वाटर वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो ये बात है आपकी बोर्डॉक्स मिक्सचर के बारे में। बोर्डॉक्स मिक्सचर के बारे में आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बोर्डॉक्स मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉपर कंपाउंड। उसके अलावा कई कॉपर कंपाउंड होते हैं, जैसे देखिए, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है, लिखने में थोड़ी आसानी होगी। उसके बाद आता है आपका बरगेंडी मिक्सचर। आपने सुना होगा बरगेंडी मिक्सचर, बरगेंडी मिक्सचर। तो देखिए, बरगेंडी मिक्सचर क्या होता है। बरगेंडी मिक्सचर जो है, इसका कंटेंट पूछ लिया जाता है, तो आप सिर्फ कंटेंट के बारे में ही ध्यान रखिए, क्योंकि जो है आपका जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में शायद हो सकता है कि इसके कंटेंट के बारे में पूछ लिया, इसमें क्या क्या पाया जाता है, या यह किस प्रकार का फंजीसाइड है। तो यह जो है आपका कॉपर कंपाउंड फंजीसाइड है। कैसा? कॉपर कंपाउंड फंजीसाइड है। तो देखिए, कॉपर बरगेंडी मिक्सचर में क्या होता है कि जो आपका बोर्डॉक्स मिक्सचर होता है उसमें लाइम की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या? उसमें लाइम की जगह पर सोडियम कार्बोनेट रख दिया जाता है, बाकी चीजें वही रहती हैं। जैसे कि आपका कॉपर सल्फेट होता है, और प्लस इसके अलावा, कॉपर सल्फेट के अलावा इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया जाता है, Na2CO3, ठीक है, प्लस वाटर। यानी कि जो उसमें हम लाइम दे रहे थे, चूने की जगह पर सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया जाता है बरगेंडी मिक्सचर में, बाकी चीजें वही रहती हैं, और इसका जो अनुपात होता है वह 5:6:50 होता है, ठीक है। कितना होता है? 5:6:50 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके अलावा आता है आपका चौबटिया पेस्ट। शायद आपने सुना होगा चौबटिया पेस्ट। चौबटिया पेस्ट होता है, चौबटिया पेस्ट आता है फंजीसाइड के रूप में। इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है चौबटिया पेस्ट में। एक तो आपका कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, प्लस रेड लेड होता है, रेड लेड, लाल सीसा जिसे हम कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड, प्लस रॉ लिंसीड ऑयल, रॉ लिंसीड ऑयल, यानी कि कच्चा जो आपका अलसी का तेल होता है, कच्चा अलसी का तेल, उसका प्रयोग हम चौबटिया पेस्ट को बनाने में करते हैं। तो देखिए, कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड और रॉ लिंसीड ऑयल, इसमें 8:10 का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये अनुपात जो है, जो आपका इसका रेशियो होता है, वह थोड़ा आप याद रखना, बिकॉज इसके अनुपात को और इसके कंटेंट को ही ज्यादा पूछा जाता है चीजों को, ठीक है। तो 8:10 के अनुपात में इसे रखा जाता है। और देखिए, इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रूट रिसर्च सेंटर अल्मोड़ा में, गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रूट रिसर्च सेंटर है, कहां पर? अल्मोड़ा में। फ्रूट रिसर्च सेंटर है कहां पर? अल्मोड़ा में। वहां पर इसका प्रयोग पहली बार किया गया था। और किस पर किया गया था? डिजीज ऑफ एप्पल और पियर, डिजीज ऑफ एप्पल और पियर, जिसमें रोग लगते हैं आपका ब्लैक स्टेम
और ब्राउन स्टेम, इस प्रकार के रोग लगते हैं, तो उनके लिए हम इस चौबटिया पेस्ट का प्रयोग पहली बार किया गया था। ठीक है, चौबटिया पेस्ट का प्रयोग पहली बार फ्रूट रिसर्च सेंटर कहां पर है, अल्मोड़ा में, वहां पर इसका प्रयोग पहली बार किया गया। और इसका यूज हम एप्पल में लगने वाले रोगों और पियर बीस नाशपाती में लगने वाले रोगों के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए बरगेंडी मिक्सचर, बोर्डॉक्स मिक्सचर, चौबटिया पेस्ट, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसके अलावा आता है आपका कॉपर सल्फेट का प्रयोग हम एज ए फंजीसाइड के रूप में भी करते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट, तो देखिए कॉपर सल्फेट के बारे में यदि हम बात करें, तो जो आपका कॉपर सल्फेट होता है वह जो है आपका, इसको सर्वप्रथम प्रीवॉस्ट नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? प्रीवॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1807 ईस्वी में पहली बार बनाया था, पहली बार डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, किसके? बंट ऑफ व्हीट के अगेंस्ट, यानी कि जो आपका व्हीट मींस गेहूं में जो आपका बंट लगता है उसके अगेंस्ट कॉपर सल्फेट का प्रयोग प्रीवॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1807 ईस्वी में पहली बार किया था। कब किया था? 1807 ईस्वी में बंट के खिलाफ, यानी कि जो व्हीट में बंट लगते हैं, जैसे आपका करनाल बंट लगता है व्हीट में। ठीक है, और इसके अलावा कई पहाड़ी बंट, ये जो है आपके बंट के खिलाफ या बंट के अगेंस्ट प्रीवॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1807 ईस्वी में कॉपर सल्फेट को पहली बार बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है? कॉपर सल्फेट के अलावा देखिए एक होता है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल, जो कई प्रकार के आपके इसमें कंपाउंड्स होते हैं, फंजीसाइड होते हैं, जैसे कि आपका आता है कॉपर ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स। कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स में? आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जैसे आपका होता है एग्रोसान जीएन, दूसरा होता है इसके अलावा सेरेसान, एग्लॉल और एरिटॉन। ठीक है, इतना आप याद रखिए। एग्लॉल, एरिटॉन, सेरेसान और एग्रोसान जीएन, यह आपके ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स होते हैं, और इनका सभी का प्रयोग हम सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए? सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एग्रोसान जीएन, सेरेसान, एग्लॉल या एरिटॉन, इन सभी का प्रयोग सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कार्बामेट, जो आपके कार्बामेट फंजीसाइड होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको सिर्फ कार्बामेट फंजीसाइड के बारे में आपको सिर्फ एक को याद रखना है। किसे? एक को, जो आपका कार्बामेट फंजीसाइड होता है। यानी कि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि इनमें से कार्बामेट फंजीसाइड कौन सा है, तो देखिए कार्बामेट फंजीसाइड होता है वह आपका कार्बेंडाजिम, सिर्फ आप याद रखिए कार्बेंडाजिम, और कार्बेंडाजिम का अदर नेम में बाविस्टीन, कार्बेंडाजिम को बाविस्टीन के नाम से भी जानते हैं। इनके अदर नेम और थोड़ा सा आप याद रख लेना, बिकॉज हो सकता है कि पूछ ले कि कार्बेंडाजिम का अदर नेम या अन्य नाम क्या होता है, तो कार्बेंडाजिम का अन्य नाम बाविस्टीन के नाम से भी जानते हैं। कार्बोमेट की बात हो गई, और कार्बामेट के बाद आता है थायोकार्बामेट। क्या? थायोकार्बामेट। तो देखिए थायोकार्बामेट में जैसे कि आप सबसे पहले देखिए थीराम आता है। वैसे थायोकार्बामेट और डाइथायोकार्बामेट दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अगर हम कार्बोमेट, फिर थायोकार्बामेट, डाइथायोकार्बामेट के बारे में, और किताबों में भी उनके बारे में सही से हमने जहां तक उनको देखा है, प्रत्येक किताब में अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि थायोकार्बामेट क्या होते हैं। तो देखिए थायोकार्बामेट के एग्जांपल में क्या क्या आता है? एक तो थीराम आता है, थीराम के बाद आपका फर्बम आता है, फर्बम के बाद जिराम आता है, जिराम के बाद नाबाम आता है, नाबाम के बाद जिनेब आता है। ठीक है, जिनेब के बाद मैनेब आता है, और मैनेब के बाद आपका मैंकोजेब, कई बार नाम सुना होगा मैंकोजेब, और उसके अलावा वेपाम आता है। ठीक है, तो देखिए थीराम, फर्बम, नाबाम और उसके अलावा जिनेब, मैनेब,
मैंकोजेब और वेपाम, इनके बारे में कभी कभी देखिए क्या पूछा जाता है, देखिए समझिए, इनके बारे में पूछा जाता है कि किसमें, इन सभी में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, मेटल्स मीन्स धातुएं। तो देखिए थीराम जो आपका नॉन मेटल्स है, इसमें कोई भी धातु नहीं पाई जाती है, यह आपका नॉन मेटल्स होता है। फर्बम में देखिए, फर्बम में आगे लगा है एफी, याद करने के लिए हम बता दें, आगे लगा है एफी, तो इसमें पाया जाता है एफ यानी कि लोहा, ठीक है। जिराम में जेड लगा है, तो जेड से समझ लीजिए यहाँ पर जिंक पाया जाता है, ठीक है। नाबाम में Na लगा है, तो यहाँ पर समझ लीजिए सोडियम पाया जाता है। जिनेब में जिंक पाया जाता है, इसमें तो जेड और एन दोनों है, तो देखिए जिंक, जिनेब में जिंक पाया जाता है। मैनेब में Mn मीन्स मैग्नीज पाया जाता है। मैंकोजेब में Zn प्लस Mn मीन्स जिंक और मैग्नीज दोनों पाए जाते हैं। और वेपाम में आपका सोडियम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर दो चीजें और याद रखिए, क्या कि जो आपका जिनेब होता है इसका अन्य नाम, बिकॉज ये थोड़े फेमस है इसलिए हम इनको बता दे रहे हैं, जो आपका जिनेब होता है उसका अदर नाम में डाइथेन Z78, इसी को डाइथेन Z78 कहा जाता है, किसे, जिनेब को। और मैनेब को डाइथेन M45 कहा जाता है, ठीक है। डाइथेन M45 कहा जाता है मैनेब को, और जिनेब को Zn यानी कि डाइथेन Z78 के नाम से जानते हैं। और मैंकोजेब को डाइथेन M45 और इंडोफिल M45 के नाम से जानते हैं, और इंडोफिल M45 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका अदर नेम होता है। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है वह भी हम बता दें। थीराम का प्रयोग सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के अलावा सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी करते हैं, ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट। इसके अलावा कभी कभी फॉलियर प्रोटेक्टेंट के लिए भी इसका प्रयोग कर लिया जाता, प्रोटेक्टेंट के लिए भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट और फोलियर प्रोटेक्टेंट के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसका प्रयोग स्प्रेइंग के रूप में करते हैं, स्प्रेइंग के रूप में करते हैं। और फर्बम जिराम का प्रयोग भी हम स्प्रेइंग के रूप में करते हैं, किसके रूप में, स्प्रेइंग के रूप में करते हैं। अब देखिए बात आती है वेपाम की, ये सभी चीजें आपको पता है, डाइथेन M45, डाइथेन Z78, इन सभी चीजों का प्रयोग हम कई प्रकार के, जैसे आपका झुलसा होता है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, जो कि आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई और फाइटोथोरा इन्फेस्टांस नामक कारक के द्वारा लगते हैं, जो कि आलू में लगते हैं, तो उनके लिए हम डाइथेन M45 और डाइथेन Z78 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें भी हम डाइथेन Z78 और डाइथेन M45 का प्रयोग, मैंकोजेब का प्रयोग किया जाता है। वेपाम की बात करें तो वेपाम में जो आपकी पाई जाने वाली धातु या मेटल्स होती है वह आपका सोडियम होता है, और यह जो है आपका एक सॉइल फ्यूमिगेंट्स होता है। क्या होता है, सॉइल फ्यूमिगेंट्स मींस, सॉइल फ्यूमिगेंट्स को हिंदी में मृदा धूम्रक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह आपका सॉइल फ्यूमिगेंट्स होता है, और इसका प्रयोग हम एज ए हर्बिसाइड के रूप में भी करते हैं, एज ए हर्बिसाइड के रूप में भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा कार्बामेट है या ऐसा कौन सा थायोकार्बामेट है जिसका प्रयोग हम एज ए हर्बिसाइड के रूप में भी करते हैं, तो वह आपका वेपाम होता है। क्या होता है, वेपाम होता है। तो शायद है, आई होप कि आपको इतनी चीजें लगभग समझ में आ गई होगी कि थायोकार्बामेट क्या होता है। पहले तो हमने कार्बामेट के बारे में बताया, कार्बामेट में आपको कार्बेंडाजिम के बारे में याद रखना है। कार्बेंडाजिम का अदर नेम जो है वह आपका होता है बाविस्टिन, और उसके बाद हमने थायोकार्बामेट फंजीसाइड के बारे में बताया, जो कि थीराम, फर्बम, जिराम, नाबाम, जिनेब, मैनेब, मैंकोजेब, वेपाम, ये सभी आपके जो है थायोकार्बामेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आप लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थायोकार्बामेट, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अदर चीजें आती हैं। जैसे अदर में हम बात करें, अदर में तो अन्य में जैसे आपका आता है कैप्टान, आपने कई बार नाम सुना होगा कैप्टान का, कैप्टान, ठीक है। तो देखिए अदर में, अदर फंजीसाइड, सिर्फ इतना याद रखिए, अदर फंजीसाइड, अदर फंजीसाइड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कैप्टान, कैप्टान का प्रयोग हम सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए, पूछ लिया जा सकता है कि कैप्टान का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कैप्टान और थीराम बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, तो इन सभी का प्रयोग हम
सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। कैप्टान के अलावा कैराथेन, ठीक है, कैराथेन का अदर नाम डाइनोकैप होता है। क्या होता है? डाइनोकैप। तो इन सभी चीजों को याद रखना, बिकॉज ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पेपर है, पता नहीं किस प्रकार से चीजें आपको सामने आ जाएं। तो देखिए हो सकता है कि पूछ ले डाइनोकैप किसका नाम होता है, तो कैराथेन का नाम होता है, या कैराथेन का अदर नाम बताइए, तो वह होता है आपका डाइनोकैप। बिकॉज ये चीजें थोड़ी फेमस हो चुकी हैं, पॉपुलर हो चुकी हैं, तो उन्हीं चीजों को वह रिवाइज करेगा। ठीक है, एग्जामिनर जो है उन्हीं चीजों को ज्यादातर देगा जो कि आपकी ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो चुकी होंगी। तो इन सभी चीजों को कैराथेन जो है ज्यादा फेमस आपका फंजीसाइड के रूप में आता है। कैप्टान है, थीराम है, बावेस्टीन है, कार्बेंडाजिम, ये सभी चीजें आपकी जो है ज्यादा थोड़ी फेमस हो चुकी है। इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा जान लेना, और उसके बारे में हमने आपको बर्गेंडी मिक्सचर, बोर्डॉक्स मिक्सचर, ये सभी चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो शायद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, और आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेना और उसके नोट्स बना लेना, थोड़ी आसानी से, बहुत आसान हो जाएगा आपको पेपर के लिए। कैराथेन के अलावा प्लांट वैक्स आता है, प्लांट वैक्स। उसके अलावा प्लांट वैक्स के अलावा आता है वीटा वैक्स, वीटा वैक्स। तो देखिए प्लांट वैक्स को हम कहते हैं, प्लांट वैक्स को कहते हैं आपका ऑक्सीकार्बोक्सिन। क्या? ऑक्सीकार्बोक्सिन, इसका नाम होता है ऑक्सीकार्बोक्सिन के अंतर्गत आता है प्लांट वैक्स। और यह जो है आपका कार्बोक्सिन के अंतर्गत आता है। क्या? वीटा वैक्स। वीटा वैक्स जो है वह कार्बोक्सिन के अंतर्गत आता है, और ऑक्सीकार्बोक्सिन के अंतर्गत आपका प्लांट वैक्स आता है। कैराथेन, डाइनोकैप और कैप्टान का प्रयोग हम सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ये चीजें आप लगभग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अदर फंजीसाइड में आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं, ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टान, कैराथेन, प्लांट वैक्स और वीटा वैक्स। कैराथेन का नाम होता है, हमने आपको बता दिया, डाइनोकैप, और कैप्टान का प्रयोग हम सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। और जो आपका प्लांट वैक्स होता है वह ऑक्सीकार्बोक्सिन, और वीटा वैक्स होता है वह, उसको हम कार्बोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके अदर फंजीसाइड। और उसके अलावा कभी कभी एंटीबायोटिक्स के बारे में भी पूछ लेता है कि कोई एंटीबायोटिक्स बताइए, या इनमें से कोई एंटीबायोटिक्स कौन है, इनमें से एंटीबायोटिक्स कौन है। हो सकता है कि देते जैसे आपका कार्बेंडाजिम दे दिया, या फिर उसमें थीराम दे दिया, कैप्टान दे दिया, और उसमें कोई आपको एक एंटीबायोटिक दे दे और पूछे कि इनमें से कौन आपका एंटीबायोटिक होता है। तो देखिए एंटीबायोटिक में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। एंटीबायोटिक कौन कौन होते हैं? एक तो आप याद रखना स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन को ही हम एग्रोमाइसिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एग्रोमाइसिन के नाम से। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, और दूसरा आता है आपका टेरामाइसिन, टेरामाइसिन। ठीक है, और दूसरी चीज हम आपको बता दें, एंटीबायोटिक्स को पहचानने के लिए हम आपको एक चीज बता दें कि जिसके अंत में या जिसके लास्ट में माइसिन लगा हो, क्या लगा हो? माइसिन लगा हो, वह समझ लेना आप कि यह आपके सभी एंटीबायोटिक्स हैं। यानी कि जिसके लास्ट में, जैसे ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन, ठीक है, माइसिन, तो इन सभी चीजों के लास्ट में माइसिन लगा है, तो जहां पर भी माइसिन शब्द का प्रयोग किया जाए तो समझ लीजिए कि ये जो है आपका एक एंटीबायोटिक्स है। तो ये सभी चीजें आपको एंटीबायोटिक्स के रूप में याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन। ठीक है, लगभग आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके अलावा ये तो हो गए आपके फंजीसाइड। फंजीसाइड के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, फंजीसाइड के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब देखिए जैसे अब हम थोड़ी बात कर ले प्लांट पैथोलॉजी की। जैसे पैथोलॉजी के बारे में हम बात करें, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर ले, बिकॉज ये उसकी शाखा है और पहले हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी भी है, तो हो सकता है कुछ ना पूछे तो उसके फादर ही पूछ ले। तो देखिए पैथोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है आपका पैथोस और दूसरा होता है लॉगस। ठीक है, लॉगस। पैथोस का मतलब पैथोजन यानी कि रोग को कारक करने, रोग कारक, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना, टू स्टडी, यानी कि इसके बारे में अध्ययन करना ही आपका पैथोलॉजी कहलाता है। कभी कभी प्लांट पैथोलॉजी पूछ लिया जाता है तो उसमें प्लांट में या फाइटोपैथोलॉजी, तो फाइटो से आपका फाइटोन होता है, फाइटोन को मतलब, फाइटोन से मतलब समझते ही हैं आप, मतलब प्लांट होता है। ठीक है, तो पैथोजन स्टडी टू स्टडी, यानी कि पैथोजन की स्टडी करना ही आपका पैथोलॉजी कहलाता है।
यानी कि रोग के कारकों का अध्ययन करना आपका पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पैथोलॉजी के जो फादर मॉडर्न पैथोलॉजी के बारे में पूछ ले तो मॉडर्न पैथोलॉजी के जो आपके फादर है उनका नाम है ईजे बटलर। मॉडर्न पैथोलॉजी के जो फादर है आपके वह है आपके ईजे बटलर साहब। ठीक है, तो ये चीज आपकी पैथोलॉजी के बारे में हो सकता है कि पूछ ले। और देखो हम देखेंगे जो भी हमको समझ में आएगा जो हमारे हिसाब से उन सभी चीजों को हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये था आज की जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और हमने इसी प्रकार से आपको सभी प्रकार की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। आई होप कि आपने देख ली होंगी, और यदि नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए। वहां पर हमने आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है CSJMU यूनिवर्सिटी के नाम से। उसमें आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट की जो है वीडियोस मिल जाएंगी, और सफिशियंट हमने लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो बनाई है। और उससे जो आपका नोट्स बनेगा लगभग 2 से 3 पन्ने में आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देने में बहुत ही आसानी होगी। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल से आपको प्रोवाइड होती रहती हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।